अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ा है? कोई डाउट है आप लोगों को? अभी तक कुछ पढ़ा है? कुछ डाउट है? चलिए ठीक है। तो हम लोग अभी मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में हम लोग लिख रहे थे। उसमें हम लोगों ने ये लिख लिया था, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति में हम लोगों ने ये लिख लिया था, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, कॉनिफरस ट्रीज हैं, मेडिटेरियन बुशेस हैं और ग्रासेस हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट्स और लिख लीजिए, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं हमें। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख लीजिए, आर्थिक विकास कैसे होता है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं यहाँ पे। पहला लिखिए ऑर्चर्ड फार्मिंग। ऑर्चर्ड फार्मिंग ब्रैकेट में लिखिएगा, सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन, grapes, etc. Olive tree is the most typical of all olive tree. अब इंडिया में भी ये विद अर्बनाइजेशन ऑलिव ट्री फेमस, ऑलिव ऑयल फेमस हो रहा है ना। ऑलिव ऑलिव ट्री इज प्रोबेबली द मोस्ट टिपिकल ऑफ ऑल मेडिटेरियन वेजिटेशन। मेडिटेरियन कल्टिवेटेड वेजिटेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलिव ट्री इज प्रोबेबली द मोस्ट typical of all Mediterranean cultivated vegetation. नेक्स्ट लिखिएगा वाइन प्रोडक्शन। यहाँ पर वाइन का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये है। अभी क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसा आ सकता है कि आपके सामने चार पेड़ दे दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टीक हो गया, ऑलिव हो गया, कैक्टस हो गया और स्प्रूस हो गया। ठीक है, स्प्रूस। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मैच द फॉलोइंग, कि टीक हमको कहाँ मिलता है, ऑलिव कहाँ मिल जाता है, कैक्टस कहाँ मिल जाएगा, और चौथा जो है स्प्रूस। तो अगर मैं बोलूँ टीक, टीक हम कहाँ पढ़ चुके हैं, टीक हाँ किसमें, अरे क्या ये ऐसे ये क्या हो रहा है ना। कितने उसमें लिखवाया भी था, म्यांमार में टीक का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। म्यांमार कहाँ पर है, इक्वेटोरियल में है, मानसून में है, मानसून में है ना। हाँ, टिम्बर नहीं बेटा, टिम्बर तो लकड़ी को कहते हैं, टिम्बर कहाँ। वो तो मैंने ट्रॉपिकल वो इक्वेटोरियल हार्डवुड लिखवाया था, टिम्बर आपको। तो टिम्बर तो लकड़ी को टिम्बर कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसे ठीक हो गया, मतलब मानसून हो गया, ऑलिव मेडिटेरियन, कैक्टस डिजर्ट, स्प्रूस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, कूल टेम्परेट क्लाइमेट का है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि आपके सामने, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, बच्चे गलती क्या कर जाते हैं, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था कहाँ से आएगा, ये है ही नहीं आज क्वेश्चन क्या। अब इसमें गलती क्या कर जाते हैं लड़के, कि इन्होंने इंडिकेटर प्लांट्स लिए, लड़के क्या करेंगे, अभी टाइम हमारे पास है, या फिर डर के मारे इस क्लाइमेट में जितने टाइप के वो हैं याद करना शुरू कर देंगे। भाई आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, बायोलॉजी थोड़ी पढ़नी है। बात समझ रहे हैं। हाँ, ये गलती करते हैं लोग, इससे हम लोगों को बचना है। तो जो इंडिकेटर प्लांट्स हैं, हमको वही वही जो पढ़ा जाए, ज़्यादा अंदर घुसना भी बहुत हार्मफुल हो जाता है। जल्दी से हिंदी में लिख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आर्थिक विकास में पहले लिखिए बगीचे की खेती, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑर्चर्ड फार्मिंग, ऑर्चर्ड फार्मिंग ब्रैकेट, हाँ ऑर्चर्ड फार्मिंग डैश करके लिखिएगा, सिट्रस फ्रूट्स, उदाहरण संतरा, ऑरेंज, सिट्रस में लिख रहा हूँ, सिट्रस। सिट्रस वाले इसमें
कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन सी। मैंगो में, अरे मैंगो में कौन सा विटामिन? मैंगो, आम। अरे ए, विटामिन ए। तो मैं सोचा कि आप लोग तुरंत बता देंगे। विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल क्या देता है? कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल। कॉड, कॉड क्या है? कॉड क्या है? कॉड मछली है, फिश है। ठीक है, आप लोग भी, कोई नहीं, पढ़ना है काफी। ये सारी चीजें बेटा एनसीईआरटी में दी हुई हैं। मैं आपसे बार बार क्या बोलता हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को एनसीईआरटी में दी हुई हैं बायोलॉजी की बुक में। एक है मतलब कि हेल्थ सिस्टम करके है, डिजीजेस करके, डिजीजेस, तो डिजीजेस में दिया हुआ है ना। ठीक है, चलिए हम जल्दी से इसमें आते हैं, आज कंप्लीट हो जाए हम लोगों का। सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया या फिर संतरा हो गया, वो नींबू, लेमन, ग्रेप्स, अंगूर। इसमें लिखे भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय मौसमी क्षेत्र में, इसी के अंदर लिखिए, ऑर्चर्ड फार्मिंग के अंदर लिखवा रहा हूँ मैं आपको, बगीचे की जो वो है, बगीचे की खेती, उसके अंदर ही लिखवा रहा हूँ मैं आपको। भूमध्य सागरीय मौसमी क्षेत्रों में जैतून पेड़, ऑलिव को हम क्या कहते हैं? जैतून, या फिर इंग्लिश में आप ऑलिव ट्री भी लिख लीजिए। ठीक है, जैतून पेड़ इस क्षेत्र का प्रमुख पेड़ है। नेक्स्ट लिखिएगा, वाइन उत्पादन। ठीक है, अगर आप लोग कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहे तो सबसे साथ में लिख लें कि कहाँ पे कैसी वाइन होती है, लिख लीजिए आप लोग। दक्षिणी स्पेन, साउथ स्पेन में जो वाइन होती है उसे हम कहते हैं शेरी, SHERRY, शेरी। इसको याद मत करिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सदर्न स्पेन शेरी। पुर्तगाल, पुर्तगाल में पोर्ट वाइन। शैम्पेन, पेरिस, बॉर्डियाक्स, गैरून, गैरून एक नदी का नाम है ना, गैरून घाटी, गैरून बेसिन, गैरोन। क्या क्या छूट रहा है? बॉर्डियाक्स लिख लिया, गैरोन बेसिन, गैरोन घाटी, बरगंडी, रोहन वैली। रोहन वैली का हम काफी बार नाम सुन चुके हैं आप लोग अब तो। हाँ, एक रोहन घाटी से बहने वाली हवा का नाम बताइए। बोरा रोहन घाटी से रहती है। ठीक है, चलिए, ठीक है। आप बेटा बताओ सारे। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ लिखने जा रहे हैं वो है हमारा टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो इसमें वेरियस कॉन्टिनेंट्स में जो घास के मैदान हैं उनका नाम बताइए। जी, जी, वेरी गुड। और बताइए, कंटिन्यू करिए। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में पेम्पास। ठीक है, अफ्रीका में है कुछ, ऑस्ट्रेलिया में बेटा, और ये बताइए आप न्यूजीलैंड में कैंटरबरियन तारानाकी प्लेन। ठीक है, चलिए, इतना हम लोग को लिखना है। अच्छा ये बताइए मुझे, सवाना ग्रासलैंड और टेम्परेट कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड्स में क्या फर्क है, आप बताइए। जो एसिडिटी है इसमें तो इवेपोरेशन कम होता है जिसके कारण जो ग्रास
और सामान का बात करें तो वहाँ पे रेनफॉल भी कम है और इवापोरेशन भी ज़्यादा है, वहाँ के राज्यों में मतलब। और कुछ? और उसमें फिर इसी कारण वहाँ पे सर डेयरी इंडस्ट्री या फिर यूज़ सर नहीं हो पाता है मीट वगैरह के प्रोडक्शन के लिए। कमर्शियल यूज नहीं कर पाते हम उसको। कमर्शियल यूज़ नहीं जी होता। जी जी जी। और डेयरी के केस में सर ये हब है, वर्ल्ड का हब है अगर डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री का बात। ठीक है। और कुछ एक और डिफरेंस बता सकते हैं कुछ और? वो बता दिया उन्होंने, वो सब उसमें कवर्ड है। और कुछ बताइए। वो कवर हो गया। एक चीज और थी कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं दे आर नॉट ट्रू ग्रासलैंड्स। वहाँ पे पेड़ हैं एंड द मोर करेक्ट टर्म यूज्ड इज पार्कलैंड बुशवेल्ड। और जो मेरे टेम्परेट ग्रासलैंड हैं दे आर ट्रू ग्रासलैंड्स। ये मेरे ख्याल से ये फर्स्ट पॉइंट हो जाता तो बेटर रहता। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर और रेनफॉल का यूज़ करते, फिर हम ग्रासेस को समझाते, उसके बाद हम लोग बाद में इकोनॉमी को लेकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सही आंसर रहा। लिखना शुरू करिए। चैप्टर का नाम डालिए टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। स्टेप ही मत लिखिएगा क्योंकि फिर ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। लिखेंगे टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, मध्य मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय मौसम। ठीक है, जल्दी से लिखना शुरू करिए इंग्लिश में। बॉर्डरिंग द डिजर्ट्स अवे फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन, अवे फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन एंड इन द interiors of the continents are temperate grasslands. Next sentence is very important. Though they lie in the westerly wind belt, though they lie in the westerly wind belt, they are so remote. Westerly wind belt. They are so remote from maritime influence, that the grasslands are practically treeless. In the northern hemisphere, the grasslands are far more extensive and entirely in the northern hemisphere, the grasslands are far more extensive and entirely continental. ठीक है, हिंदी में लिखिए मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय मौसम। इसमें लिखिए मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान मरुस्थलीय क्षेत्रों की सीमा पर स्थित हैं, कॉमा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से दूर स्थित होते हैं तथा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिएगा मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान पछुआ पवन पट्टी, पछुआ पवन पट्टी के प्रभाव क्षेत्र, के प्रभाव क्षेत्र पर स्थित होते हैं, पर स्थित हैं, परंतु महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित होने के कारण
महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित होने के कारण यह सागरीय पवनों के प्रभाव से दूर रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित मध्य अक्षांशीय घास के मैदान अधिक विस्तृत हैं तथा पूर्ण रूप से महाद्वीप के आंतरिक भागों में स्थित हैं। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लें इसको, फिर हम लोग लिखते हैं। नहीं नहीं, पूरा नहीं है, ऊपर का पार्ट है ये छोटा हुआ। अच्छा बहुत छोटा है असल में, ये थोड़ा सा नीचे वाला तो ब्रिटिश क्लाइमेट है इसमें। कैसे दिखाऊं मैं आपको? नहीं, थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। उसको ऐसे बनाइएगा तो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो मेरा कैंटरबरी और तारानागी प्लेन है, ठीक।
इनफैक्ट ना ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला बीच का जो रीजन है, बीच का रीजन वो है हमारा तारानाकी और कैंटरबरी प्लेन। लिख लिया ये आप लोगों को, सब ड्रॉ हो गया? ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए। इन यूरेशिया, इन यूरेशिया, सॉरी लिखिएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स, आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। इसमें लिखिएगा, दे आर कॉल्ड मैंचूरिया, दे आर कॉल्ड मैंचूरिया इन प्लेन्स ऑफ मैंचूरिया ब्रैकेट में चाइना, दे आर कॉल्ड मैंचूरिया ग्रासलैंड इन प्लेन्स ऑफ मैंचूरिया ब्रैकेट में चाइना। इन यूरेशिया दे आर कॉल्ड स्टेपी, इन यूरेशिया दे आर कॉल्ड स्टेपी। हंगरी पुस्ताज, नॉर्थ अमेरिका प्रेरी, ब्रैकेट में लिखिएगा बिटवीन रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स, बिटवीन रॉकीज एंड ग्रेट लेक्स। हम बाद में पढ़ेंगे ग्रेट लेक्स हैं क्या। नेक्स्ट लिखिएगा पंपास, अर्जेंटीना यूरुग्वे, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। वेल्ड साउथ अफ्रीका, ब्रैकेट में लिखिएगा वेल्ड इज अ डच वर्ड विच मीन्स फील्ड। कभी क्वेश्चन आ भी सकता है कि वेल्ड इतना ज्यादा कॉमन है कि मतलब पूछ सकता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ब्रैकेट में लिखिएगा मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन, डाउन्स लिख लिया आपने, ब्रैकेट में लिखिएगा मुरे डार्लिंग, दो नदी हैं, मुरे डार्लिंग रिवर बेसिन। ठीक है, न्यूजीलैंड तारानाकी एंड कैंटरबरी प्लेन, हिंदी में भी साथ में लिखवाया था मैं, लिख लीजिए हिंदी में। मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को, मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरण आप नीचे पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा, मंचूरिया, डैश करके लिखिएगा, मंचूरिया के मैदान ब्रैकेट में चीन, मंचूरिया के मैदान ब्रैकेट में चीन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए स्टेपी, यूरेशिया, पुस्ताज हंगरी, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, ब्रैकेट में लिखिएगा रॉकी पर्वत तथा तथा ग्रेट लेक, जो मतलब जो बड़ी लेक, पांच बड़ी लेक हैं, ठीक है, पांच बड़ी लेक, पांच बड़ी झीलों के मध्य, रॉकी पर्वत तथा पांच बड़ी झीलों के मध्य। नेक्स्ट लिखिएगा पंपाज, अर्जेंटीना यूरुग्वे, वेल्ड अर्जेंटीना एंड अर्जेंटीना तथा यूरुग्वे, यूरुग्वे, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, ब्रैकेट में लिखिएगा
वेल्ड एक डच शब्द है जिसका अर्थ खेत होते हैं, खेत विद इन्वर्टेड कॉमा, खेत, फील्ड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ब्रैकेट में लिखेगा मोरे डार्लिंग नदी घाटी, मोरे डार्लिंग नदी घाटी। तारानाकी प्लेन, तारानाकी मैदान तथा कैंटरबरी मैदान, तारानाकी मैदान तथा कैंटरबरी मैदान, न्यूजीलैंड। जो क्वेश्चन जो आता है ना इस चैप्टर से उतना हम लिख चुके हैं, ठीक है। ये जो पार्ट हमने लिखा है यूपीएससी और यूपीपीएससी घुमा फिरा के इन्हीं से क्वेश्चन देती है, ठीक है। हम लोगों को मेरे ख्याल से सबको याद भी हो गया है, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब वो देखिए कैसे घुमा के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लैक सी, काला सागर जो है उससे छूने वाले प्लेन टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम बताइए। बताइए, उस्ताद है कि स्टेपी है? हाँ जी, उस्ताद बोल रहे हैं आप? उस्ताद क्यों नहीं है जी? हंगरी तो टच ही नहीं कर रहा है ब्लैक सी को। आपने जैसे पुस्ताज कहा तो कहने से देखिए क्वेश्चन, देखिए ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आएगा। आप लोग ओपन करिए यूरोप और देखिए क्या हंगरी ब्लैक सी को टच कर रहा है? बात समझ रहे हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा के क्वेश्चन देगा वो। हंगरी दिख गया, टच नहीं कर रहा है ना, ठीक है। ब्लैक सी के इधर आपको कजाकिस्तान, तजाकिस्तान दिखेंगे, ठीक है। जो जहां पर मेरा क्या है सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, जहां पर मेरे स्टेपी है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। बाद में क्या पूछ देगा वो कि पंपास साउथ अमेरिका के ईस्ट में है कि वेस्ट में है? ईस्ट में है। यहाँ पे इजी टू आंसर क्योंकि हमारे सामने मैप बना हुआ है, फ्रेश हम लोगों ने पढ़ा है और सामने मैप भी है। वहां पे ये सारे कंफ्यूजन होते हैं। देखिए कि ब्लैक सी से टच करने वाला प्लेन बताइए, ईस्ट में है कि वेस्ट में है ये बताइए, सदर्न हेमिस्फीयर के ग्रासलैंड बताइए ना, नदर्न हेमिस्फीयर का बताइए, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करिए। ऐसे ही आपको घुमा फिरा के बोलेगा वो, ठीक है। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन और दे सकते हैं, सदर्न मोस्ट ग्रासलैंड का नाम बताइए, सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिण में स्थित जो मध्य अक्षांशीय घास का मैदान, ताराना की कैंटरबरी प्लेन। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि हम लोगों को इसी जो आपके सामने मैप बना है इसको आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है बार बार। हम लोगों से गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि जब हम लोग जो चीज़ पढ़ लेते हैं ना उस पे जो हम लोग दोबारा पढ़ते हैं उसको, जो चीज़ हमें एक बार याद हो जाती है हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं। कभी नोटिस किया है? क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो आंखें ब्लर नहीं करनी है आप लोगों ने, जितनी बार भी पढ़ें तो दोबारा दोबारा उसको पढ़िए। मैंने आप लोगों को शायद एक बार बताया भी था, ये क्वेश्चन, ये चीज़ हिस्ट्री में हो गई थी कि 2014 में क्वेश्चन आ गया था ये रॉलेट एक्ट से। मैंने शायद बताया भी होगा आप लोगों को, रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था, मैं आपको एक उसकी ग्रेविटी बताना चाह रहा हूँ कि आंखें ब्लर मत करिए कभी भी, चाहे आपने चैप्टर वो आपने 20 बार पढ़ चुके हैं, 21वीं बार भी पढ़ें तो जितना भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार ध्यान से, सारे लाइंस आपके सामने से गुजरनी चाहिए, सारे डायग्राम्स आंखों से गुजरने चाहिए। रिवीजन का टाइम अलग है, लेकिन जब आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं, मतलब फाइनल रिवीजन की बात अलग है, लेकिन जब आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं ना
आंखें ब्लर मत करिएगा। क्वेश्चन आ गया था कि जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह किया जा रहा था तो गांधी जी ने दो तीन लोग थे, जैसे जमनालाल बजाज, इंदुलाल याग्निक, इन सब लोगों को जिम्मेदारी दी थी कि आप लोग वॉलंटियर्स के नाम लिखिए, ने मतलब जो जो इसमें सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने जाते हैं उनके नाम लिस्ट हो गई थी। उसके बाद वो सत्याग्रह हो नहीं पाया था। क्यों क्यों क्योंकि क्यों सत्याग्रह क्यों नहीं हो पाया था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह? क्योंकि दंगे करवा दिए थे, सही से मैनेज हो नहीं पाया, और वो दिल्ली में दंगे हो गए, अहमदाबाद में दंगे हो गए थे, तो पूरा फेल हो गया था वो। ठीक है, उससे पहले वहां पे जलियांवाला बाग मैसेकर भी तो हो गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो मतलब बहरहाल ये है कि वो चीज खत्म हो गई। फिर उसके बाद कौन सा सत्याग्रह हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सत्याग्रह हुआ। ठीक, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सत्याग्रह में एक लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी में भी लिखी है चीज, कि उसमें गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की जो लिस्ट थी उसको निकलवा के उसको यूज किया। ठीक, ये चीज आ गई, जो मैंने सेंटेंस बोला ये सेंटेंस आ गया था यूपीएससी में। ठीक है, अब बार बार आप पढ़ रहे हैं तो वो लाइन मिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां बैठ के सोचना पड़ा था क्या ऐसा होगा, फिर आपको मतलब समझ में आया तो करिए, नहीं समझ में आया तो बैठिए ना। लेकिन वो छोटी सी लाइन उठा के आ गई। तो हम लोगों को एनसीईआरटी की एटलीस्ट क्लास नोट्स की एक भी लाइन कभी भी मिस मत करिए। आपके सामने कभी फ्लो चार्ट आ रहा हो, कभी आप लोगों के सामने डायग्राम्स बने हो, तो उनको बार बार ऑब्जर्व करिए। जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ टू साउथ बताइए, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। मौसम, इसके अंदर क्लाइमेट, अंदर लिखिए टेम्परेचर। ड्यू टू दियर कॉन्टिनेंटल पोजिशन, ड्यू टू दियर कॉन्टिनेंटल पोजिशन, these regions experience extremes of these region experience extremes of temperature. Summers are very warm, winters are very cold. Annual range of temperature is great. Summers are very warm, winters are very cold. Annual range of temperature is great. Precipitation लिखिए। Due to continental position, these regions experience light rainfall. नेक्स्ट लिखिए नेचुरल वेजिटेशन। लिखिए दियर ग्रेटेस्ट डिफरेंस फ्रॉम ट्रॉपिकल सवाना, दियर ग्रेटेस्ट डिफरेंस फ्रॉम ट्रॉपिकल सवाना इज दैट they are practically treeless and grasses are very short. These regions are used for cattle ranching, पशुपालन, घास चराने के काम आती है। कैटल रैंचिंग ब्रैकेट में लिखिएगा। एग्जाम्पल प्लेन्स ऑफ यूएसए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखिए। टेम्परेट ग्रासलैंड्स वर वंस द होम ऑफ temperate grasslands were once the home of grazing animals। डैश करके लिखिएगा।
Wild horses in steppes. Bison in prairie. Bison देखा है किसी ने? Bison भैंस की तरह होगा, ठीक है। वो देखा आप लोगों ने कटप्पा वाला, वो कौन सी मूवी है, क्या मूवी नाम है, बाहुबली, उसमें वो उसको पकड़ता नहीं है वो जो बैल, तो वो भैंसे का जो शेप है ना वो बिसन वाला है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। बिसन इन prairie. बुफेलो इन पम्पास. नेक्स्ट लिखिएगा, फॉर सेवरल सेंचुरीज these grasslands were dominated by nomadic people. Were dominated by nomadic people. Example, Kyrgyz of the steppes. With develop, next लिखिएगा, with development of economy and technology, temperate grasslands are now called granaries of the world. ग्रेनरी माने जो जहाँ पे अनाज का भंडार होता है, जो ब्रैकेट में लिखिएगा वीट एंड मेज एटसेट्रा. Farming is done extensively. Farming is done extensively with the help of machines. The help of machines. Next लिखिएगा nomadic herding. Nomadic herding. Nomadic tribes of steppes are Kyrgyz, Kazakh, and Kalmuk. Next इसमें लिखिए Kyrgyz are known as the Tartars. These people fear no one. These people fear no one. Okay. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा, टेम्परेट ग्रासलैंड्स have also become centers of meat production, the Pampas became so involved in the Pampas has taken lead in world's export of beef. Export of beef. Here, frigorificos ब्रैकेट में meat packing factories are established near ports.
तो मतलब ये नहीं है सिर्फ पंपास में ही हो रहा है, सभी जगह मीट, डेयरी, वीट, गेहूं, सभी का प्रोडक्शन है। लेकिन मैंने पंपास के बारे में आपको लिखवाया क्यों? क्योंकि इसमें मुझे आपको फ्रिगोरिफिकोस के बारे में लिखवाना था। एक बार क्वेश्चन आया भी था फ्रिगोरिफिकोस, हिंदी में लिख लीजिए। कहाँ तक लिखवाया था मैंने? अच्छा, मौसम पे ही, ठीक है। इसमें लिखिए तापमान महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के समय इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के समय तापमान अधिक पाया जाता है तथा तथा शीत ऋतु में तापमान में काफी कमी पाई जाती है। वार्षिक तापांतर मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वर्षण। वर्षण इसमें लिखिए महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित होने के कारण वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट लिखिए प्राकृतिक वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान तथा मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में मुख्य अंतर यह है कि मध्य अक्षांशीय घास के मैदान मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में पेड़ नहीं पाए जाते या वृक्ष नहीं पाए जाते तथा छोटी घास पाई जाती हैं। मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को पशुपालन के लिए उपयोग किया जाता है। को पशुपालन आराम से बात करें, पशुपालन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा आर्थिक विकास। मध्य अक्षांशीय घास के मैदान एक समय में घास चरने वाले जानवरों का गढ़ माना जाता था। उदाहरण स्टेपी, घोड़ा, प्रेरी, बिसन,
इंडिया में पाया जाता है बिसोन, कहाँ पाया जाता है? हैं? लेह लद्दाख रीजन में ये बिसोन पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, कल देख के आइएगा बिसन कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये भी देख के आइएगा याक कहाँ पाया जाता है, याक। ठीक है, बिसन देख के आइएगा, याक देख के आइएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा पंपास भैंस। इन क्षेत्रों में अनेक घुमंतु जनजातियां निवास करती थीं। अनेक घुमंतु जनजातियां निवास करती थीं। उदाहरण, स्टेपी में किर्गिज जनजाति, स्टेपी घास के मैदान में किर्गिज जनजाति। तकनीक तथा आर्थिक विकास के कारण, तकनीकी विकास तथा आर्थिक विकास के कारण मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों पर मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर खेती की जाती है या कृषि की जाती है। जिस कारण से मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। विश्व का अनाज भंडार कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखिएगा गेहूं, मक्का इत्यादि। नेक्स्ट लिखिएगा मध्य अक्षांश, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिएगा मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में अनेक घुमंतु जनजाति, फिर से लिख लीजिएगा, अनेक घुमंतु जनजाति निवास करती हैं। उदाहरण, किर्गिज, कजाक, कालमुक। किर्गिज जनजाति को तार जनजाति भी कहा जाता है। तार जनजाति भी कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि इन्हें किसी का भय नहीं होता। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ से मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में मांस का उत्पादन आर्थिक स्तर पर किया जाता है। पंपास क्षेत्र में तटों के समीप फ्रीगोरिफिकोस मीट पैकिंग इंडस्ट्री, स्थापित की गई है।
हो गया? हाँ बताइए। हाइट कम होता है कंपेयर टू सवाना ट्रांसपेरेंट, ऐसा क्यों होता है? मतलब क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाटर कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल है, यूरिया से भी ग्रास होता है, तो इसका कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से भी देखें तो वहाँ का ग्रास ज़्यादा बड़ा हो रहा है, जैसे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ग्रास के लिए भी लॉस है, तो उस हिसाब से उसको मतलब मैंने आपको ध्यान नहीं दिया। आपने कभी वो देखा है कि जब तक कोई पौधा होता है, कोई क्रॉप है, आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब तक वो क्रॉप अपने मौसम में रहता है, ठीक है, जैसे समझ लीजिए आप किसको, जैसे सरसों ले लीजिए, मूली का सब वो पौधा देख लीजिए, कभी नोटिस किया आप लोगों ने, देखा है? तो जब तक वो अपने मौसम में रहती है वो शॉर्ट रहती है, हेल्दी रहती है। हाँ, जैसे उसका मौसम खत्म होता है वो पीली पड़ने आती है और बड़ी हो जाती है। कभी नोटिस किया ये आपने? ये नोटिस है, ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये नोटिस है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई जो हेल्दी है ना ना, वो अपने जैसे ग्रास है, ग्रास अगर वो ऊंची हो जाएगी तो उसमें वो वैल्यू रहेगी ही नहीं। हम्म? आप कह रहे हैं कि ग्रास का नेचर क्या है? छोटा होना। ग्रास का नेचर कैसा है बेटा? छोटा होना है। जब वो छोटी रहेगी तभी उसमें न्यूट्रिशन रहेगा, ठीक है। और वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे उसको सही क्लाइमेट नहीं मिल पा रहा है, सही क्लाइमेट नहीं मिल रहा है, तो वो मतलब कि यहाँ की घास ग्रास सॉफ्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड की जो घास होगी वो सॉफ्ट होगी, छोटी होगी, और जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की घास कैसी होगी, वो रफ घास होगी और ऊंची घास होगी। अब उस आप बोल रहे हैं कि भाई वहां पे तो टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो उनको छोटा होना चाहिए ना, तो चूंकि वहां पे एवोप्रेशन ज्यादा हो जा रहा है, उनके पास इतना पानी अवेलेबल नहीं रह रहा है, उनके पास इतना पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो हो क्या रहा है कि जैसे उनका कलर कैसा हो जा रहा है, कलर हो जा रहा है उनका ब्राउन ग्रेइश रंग का, और मरी हुई घास हो जाती है वो, क्योंकि वो आउट ऑफ सीजन होती है। मतलब सीजन मतलब क्या है, उनको सही से कंडीशंस नहीं मिलती हैं, हाँ, तो उनकी ग्रोथ अटपटी होती है। अब चूंकि वो बड़ी हो जा रही हैं, एवोप्रेशन ज्यादा हो जा रहा है, तो वो सूखी सूखी दिख रही हैं। वो जोन किस में पड़ रहा है? ट्रांजिशन जोन में पड़ रहा है ना। इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है कि कैक्टस वाला हो जाए वो, और इतना पानी भी नहीं पड़ रहा है कि वो इक्वेटोरियल वाला हो जाए। वो ट्रांजिशन जोन है ना, तो ट्रांजिशन जोन में ये उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि बारिश भी हो रही है, नहीं इतनी बारिश नहीं हो पा रही है कि इक्वेटोरियल वाले पेड़ बन जाए, और इतनी कम बारिश भी नहीं हो रही है कि, ठीक है, यहाँ पे धूप पड़ रही है, ठीक है, धूप तो हमारी दो तीनों जगह समान पड़ रही है। मेन चीज हमारा फैक्टर किसका आ रहा है? पानी का। मेन चीज हमारा कहाँ पे आ रहा है? पानी का, ठीक। तो इसको आप उससे मत जोड़िए, ये हमारे ट्रांजिशन जोन में आ रहा है। तो ट्रांजिशन जोन में तो यहाँ पे घने पेड़, फिर मतलब थोड़ा दूर दूर पेड़ और ऊंची घास, और आगे गए कोई पेड़ नहीं और कोई घास नहीं, तो वो ट्रांजिशन जोन में आ रहा है। क्लियर हो गया? और बताइए, हाँ बताइए। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट आ गया, अच्छा, पहले तो लास्ट उस पे। वजह से वो मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए एक हम्म कंडीशन, तो क्या कंडीशन। मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था कि जहाँ पे ये वार्म करंट और कोल्ड करंट आके मिल रहे हैं, ठीक है, एक मैंने आपको उसमें टेक्निकल टर्म्स में लेके नहीं गया था, सिंपल टर्म में बताया था। दो पानी की धाराएं आके मिल रही हैं, ठीक है, और उनकी डेंसिटी अलग अलग है, एक गर्म है एक ठंडा है, ठंडा और नीचे की तरफ जाएगा, गर्म ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, पानी में उथल पुथल मचेगी, चर्निंग हो जाएगी। जब चर्निंग होगी तो जो ग्राउंड जो सी फ्लोर पे जो प्रेजेंट न्यूट्रिशन है वो ऊपर आएगा। सी फ्लोर पे न्यूट्रिशन कोई खा ही नहीं पा रहा है क्योंकि वहां पे इतने एनिमल्स है ही नहीं ना, तो वो जब चर्निंग हुई तो न्यूट्रिशन ऊपर आ गया। जब न्यूट्रिशन ऊपर आया तो उसको
उसको मतलब जब उसको प्लैंक्टन्स को खाने को मिला तो प्लैंक्टन ज़्यादा हो गए, प्लैंक्टन ज़्यादा हो गए, फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हो गए, तो उनको खाने के लिए कौन आएगा? फिश आएगी, तो फिशिंग ग्राउंड हो गया। क्लियर? ये चीज़ हो गई। और कोई डाउट बेटा बताओ अभी तक? एक मैंने आप लोगों का टेस्ट पेपर चेक किया, सब लोगों ने ऑलमोस्ट मतलब सही आंसर्स दिए हैं। किसी ने मतलब एक दो आंसर्स देखे मैंने, उसमें वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को याद करिए, मैंने शुरू शुरू में लिखवाया था कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, आगे जाके मैं ELB करके लिखूंगा, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप लोगों को समझा रहा हूँ तो वो पूरा टाइम उसी में लग जाएगा, 7 प्रेशर बेल्ट लिखने में ही लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आंसर में भी वही लिखे हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को आप लोग EL ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। और जिन्होंने लिखा था उन्होंने आगे कहीं एक्सप्लेन भी नहीं लिखा, एक्सप्लेन भी नहीं किया कि इक्वेटोरियल जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का नाम है, इसका जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो समझाने के पर्पस में ना कुछ शुरू में बोला था कि मैंने नाम लिख दिए हैं, आगे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करूंगा। लेकिन आप लोगों ने जब भी आंसर लिखना है, मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, आप लोगों ने जब भी आंसर लिखना है तभी शॉर्ट फॉर्म में मत लिख के आइएगा। जैसे मैंने ITCZ लिख दिया, आप ITCZ लिखिए, लेकिन ब्रैकेट में उसको वो भी तो लिखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। ITCZ लिख देंगे ना तो उसका पूरा फोकस जाएगा ITCZ पे, लेकिन आगे आपको आंसर में अगर वो 2-3 बार रिपीट हो रहा है तो आप एटलीस्ट एक बार तो जो शुरू में पहली बार लिखें तो पक्का ITCZ लिख दें। दोबारा रिपीट हो रहा है तो दोबारा मत लिखिए, क्योंकि आपने यू हैव ऑलरेडी मेंशन ITCZ का फुल फॉर्म क्या है, दोबारा मत लिखिए। लेकिन एटलीस्ट आपके आंसर में अगर एक बार 2 बार आ रहा है तो एक बार तो आपको उसको लिखना बनता है। डायग्राम्स में पूरा फुल लिखिए। ठीक है, तो बाकी ब्रॉड वर्ड सबका आंसर ठीक था। एक बाकी तो जो थोड़ी बहुत टेक्निकल एरर्स है वो मैंने कर दिया है, लेकिन ये मुझे बहुत मेजर एरर लगा एक दो स्टूडेंट्स के में आंसर में ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेट लिखिए, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, गर्म मध्य अक्षांशीय पूर्वी तटीय मौसम, गर्म मध्य अक्षांशीय पूर्वी तटीय मौसम, ब्रैकेट में लिखिए चाइना टाइप, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, पूर्वी तटीय मौसम, ब्रैकेट में लिखिएगा चाइना प्रकार का मौसम, चीन प्रकार का मौसम। ठीक है, हम्म, इसमें लिखिएगा इट इज नोन एज चाइना टाइप क्लाइमेट, इट इज नोन एज चाइना टाइप क्लाइमेट in most sorry in eastern part of China, Gulf type climate, Gulf type climate bordering Gulf of Mexico, Natal type climate in South Africa, in East South Africa, Natal। ठीक है, आगे लिखिएगा क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट इज नोन बाई warm moist summer, warm moist summer and cool dry winter, cool dry winter। ठीक है? हिंदी में लिखिए चाइना प्रकार के सॉरी ये मत लिखिए, लिखिए गर्म मध्य अक्षांशीय, गर्म मध्य अक्षांशीय पूर्वी तटीय मौसम को विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहले लिखिए चाइना प्रकार मौसम,
डैश करके लिखिएगा चाइना, 3 प्रकार का मौसम, सॉरी 3 प्रकार का मौसम, डैश के लिए लिखिएगा चीन का पूर्वी तट, चीन का पूर्वी तट। नेक्स्ट लिखिएगा खाड़ी प्रकार का मौसम, खाड़ी, डैश मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट नटाल प्रकार का मौसम, डैश पूर्वी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट मौसम गर्म आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, गर्म आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, ठंडी शुष्क शीत ऋतु, ठंडी शुष्क शीत ऋतु। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। बना लीजिए इसको। चाइना टाइप क्लाइमेट में हमको इतना ही लिखना है, ठीक है। वैसे और बाकी जो उसमें टेक्निकल चले जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या होता है उसमें नहीं जाना है हम लोगों को। ड्रॉ हो जाए तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लाइमेट लेंगे हम लोग। ये कौन सा सागर है?
कौन सा सी है? कैस्पियन, ये ब्लैक सी, यहाँ पे है कैस्पियन सी, ब्लैक सी है ना। ड्रॉ हो गया सभी का। नेक्स्ट क्लाइमेट लिखिए, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ब्रैकेट में लिखिएगा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ब्रैकेट में ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ठंडा मध्य अक्षांशीय पश्चिमी तटीय मौसम, ठंडा मध्य अक्षांशीय पश्चिम तटीय मौसम, ब्रैकेट में लिखिएगा ब्रिटिश प्रकार का मौसम। हो गया। इसमें लिखिए कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट is under the permanent influence of is under the permanent influence of westerlies all round the year. They are also regions of much cyclonic activity. नेक्स्ट लिखिएगा टेम्परेचर, the mean annual temperature are usually between 40 degree Fahrenheit and 60 degree Fahrenheit. The mean annual temperature are usually between 40 degree Fahrenheit and 60 degree Fahrenheit. The climate is ideal for mental alertness. It is no wonder that cool temperate west margin climatic regions are some of the most advanced part of the world. Winters are abnormally mild. Mild. This is attributed to warming effect of warm North Atlantic drift and westerlies. हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा प्रेसिपिटेशन, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हैज adequate rainfall throughout the year with a tendency towards winter or autumn maximum from cyclonic sources. Winter or autumn maximum from cyclonic sources. Natural vegetation, deciduous forest, economic development, पहला लिखिए मार्केट गार्डनिंग, नेक्स्ट लिखिए मिक्स्ड फार्मिंग, लिखिए फार्मर्स प्रैक्टिस बोथ
एरेबल फार्मिंग, ब्रैकेट में लिखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, 2 बार ब्रैकेट बोल दिया क्या मैंने? एरेबल, ARABLE, एरेबल फार्मिंग, ब्रैकेट में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड पेस्टोरल फार्मिंग, ब्रैकेट में कीपिंग एनिमल्स ऑन ग्रास, मतलब पशुपालन और खेती दोनों साथ में कर रहे हैं हम। नेक्स्ट लिखिएगा शीप रेयरिंग, शीप रेयरिंग, दिस इज वेल डेवलप्ड इन some parts of the British type climate. In southern hemisphere, sheep rearing is the chief occupation of New Zealand, with its greatest concentration in Canterbury Plains. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन सदर्न हेमिस्फीयर sheep rearing is the chief occupation of New Zealand, with its greatest concentration in Canterbury Plains. नेक्स्ट लिखिए अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, interesting crop that is found almost exclusively in northwest Europe, including European USSR and parts of USA, is sugar beet. ठीक है, अब हिंदी में लिख लीजिए इसको। कहाँ तक लिखा था? कुछ लिखा है हम लोगों ने? भी कुछ भी नहीं लिखा है ना? सेकेंड, पता नहीं कौन आ रहा है। मैम जी, हाँ मैम। रियली सॉरी, वो कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा था, नहीं रिसीव करो तो फिर गड़बड़ हो जाती है। चलिए लिखना शुरू करिए। क्या लिखा था? ठंडा मध्य अक्षांशीय पश्चिम तटीय मौसम ना, इसमें लिखिए ठंडा मध्य अक्षांशीय पश्चिमी तटीय मौसम वर्ष भर पछुआ पवन के प्रभाव में रहता है। इन क्षेत्रों में चक्रवातीय गतिविधियां
अधिक पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा मौसम, इसके अंदर लिखिए तापमान। औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रहता है। यह तापमान, यह तापमान मानसिक क्रिया के लिए अनुकूल है। यही कारण है कि विश्व के विश्व के सबसे विकसित देश, विश्व के सबसे विकसित देश इसी मौसमी क्षेत्रों में स्थित है। शीत ऋतु में तापमान, शीत ऋतु में तापमान असामान्य रूप से शीत ऋतु में तापमान कम नहीं पाया जाता, शीत ऋतु में तापमान कम नहीं पाया जाता। यह असामान्य स्थिति का मुख्य कारण उत्तरी आंध्र महासागर पवन प्रवाह तथा पछुआ पवन के द्वारा लाई गई ऊष्मा है। ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका सेंटेंस कि मेरा ये नॉर्थ अटलांटिक, जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप है, सर्दियों में ये ठंडा इतना क्यों नहीं होता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और वेस्टर्लीज दोनों की वजह से ही। देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा के इस बार भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि लोअर लैटिट्यूड में ओशन के ईस्ट में ठंडा है कि ओशन के वेस्ट में ठंडा है, हाई लैटिट्यूड में ओशन के ईस्ट में ठंडा है या ओशन के वेस्ट में ठंडा है। तो अगर मुझे एक ओशन करंट भी पता है तो उससे मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी टू अटेम्प्ट वाला था इस बार। तो काफ़ी क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी के थे वो काफ़ी इजी, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी के हो गए, बहुत इजी थे। इजी मतलब क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर हो तो वो मुझे इजी टू अटेम्प्ट है। वो उसमें ऐसा नहीं है कि मुझे कोई फैक्ट याद करने थे। आगे लिखिएगा वर्षण। ब्रिटिश प्रकार के मौसम में वर्ष भर अनुकूल वर्षा होती है, वर्ष भर अनुकूल वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा शीत ऋतु तथा पतझड़ के मौसम में अधिक हो जाती है। प्राकृतिक वनस्पति, नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्राकृतिक वनस्पति, इसमें लिखिए पतझड़ वन। नेक्स्ट लिखिए आर्थिक विकास, इसमें लिखिए फर्स्ट बाजार की बागवानी, ब्रैकेट में लिख लीजिए मार्केट गार्डनिंग, मार्केट गार्डनिंग।
नेक्स्ट लिखिएगा मिश्रित खेती। ब्रिटेन तथा उत्तर पश्चिम यूरोप में किसान कृषि योग्य खेती तथा पशुचारणिक खेती, कृषि योग्य खेती तथा पशुचारणिक खेती एक साथ करते हैं, जिसे मिश्रित खेती कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा भेड़ चराना। ब्रिटिश प्रकार के मौसमी क्षेत्रों में के ब्रिटिश प्रकार के मौसमी क्षेत्रों के अनेक भागों में भेड़ चराने की क्रिया आर्थिक स्तर पर की जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में स्थित न्यूजीलैंड में भेड़ चराना प्रमुख आर्थिक क्रिया है। जिसका सबसे अधिक संकेंद्रण कैंटरबरी मैदान में है। का सबसे अधिक संकेंद्रण कैंटरबरी मैदान में है। नेक्स्ट लिखिएगा अन्य कृषि योग्य गतिविधियां। अन्य कृषि योग्य गतिविधियां इंग्लिश में भी अगर आप कुछ एक और चीज़ लिखना चाहें तो वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ये भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे पोटैटो फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, पोटैटो का। और इसमें आगे लिख लीजिएगा पोटैटो से प्रोड्यूस्ड जो अल्कोहल है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो लिख लीजिए पोटैटो फार्मिंग। और आगे लिख लीजिएगा पोटैटो प्रोड्यूस्ड अल्कोहल। तो इसमें हिंदी में लिखिए ब्रिटिश प्रकार के मौसमी क्षेत्रों में आलू की कृषि अधिक होती है। आलू से शराब का उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए चुकंदर की खेती उत्तर पश्चिम यूरोप ब्रैकेट में यूएसएसआर का यूरोपीय भाग ब्रैकेट क्लोज यूरोपीय भाग, पश्चिमी भाग भी बोल सकते हैं आप इसको, ब्रैकेट क्लोज तथा संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के भागों में की जाती है। जल्दी से हम ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ पे मेरे क्या है, ब्रिटिश क्लाइमेट, ब्रिटिश क्लाइमेटिक रीजन। ये नीचे देखिएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के नीचे यहाँ पर ट्रायंगल है, उसका नाम देखिए क्या है। हाँ, तस्मानिया देखा है सबने? जिन्होंने देखा है ठीक है, जिनको नहीं पता एक बार प्लीज ओपन करके देख लें। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे ट्रायंगल करके है, तो नाम देख लीजिए, तस्मानिया होगा। हो गया। नेक्स्ट क्लाइमेट लिखिए, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ब्रैकेट में साइबेरियन क्लाइमेट, ठंडा मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय मौसम। अच्छा ड्रॉ कर लीजिए, इनको ड्रॉ करना है। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ब्रैकेट में साइबेरियन क्लाइमेट। ये जो रेड से है ये क्या है मेरा, साइबेरियन क्लाइमेट, ये भी ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम है ठंडा मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय मौसम, साइबेरिया प्रकार का मौसम। के बाद सबसे पहले ये डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर लें। रेड में जो बनाया है वो है साइबेरियन क्लाइमेट। कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, साइबेरियन क्लाइमेट बना हुआ है, ठंडा मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय मौसम, साइबेरिया प्रकार का मौसम आप लोगों के सामने है। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्लाइमेट बताइए जो पूरा नदर हेमिस्फीयर का है, वो कौन सा है मेरा, साइबेरियन क्लाइमेट। हो गया, लिखना शुरू करिए। इट इज एक्सपीरियंस्ड ओनली इन नदर्न हेमिस्फीयर where continents, it is experienced only in northern hemisphere where continents within high latitudes have broad east west spread. It is experienced only in northern hemisphere where the continents within high latitudes have a broad east west spread. On its poleward side, it merges with Arctic tundra of Canada, Arctic tundra of Canada and Eurasia. Around the Arctic Circle. Southwards, लिख लिया। Southwards, the climate merges with steppe region. Predominant vegetation is evergreen coniferous forest.
प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इज एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट। नेक्स्ट लिखिए क्लाइमेट, टेम्परेचर लिखिए कोल्ड विंटर of long duration, cold winter of long duration, and cool brief summer. Here high speed cold winds, cold snow laden winds, high speed cold snow laden winds blows called blizzard in Canada, Buran in Eurasia. Next लिखिए precipitation, they are so remote from maritime influence, sorry ये मत लिखिएगा, interiors of Eurasian continent, interiors of the Eurasian continent are so remote from maritime influence that annual precipitation cannot be high. There is no month without some form of moisture. There is no month without some form of moisture. Next लिखिए natural vegetation, evergreen coniferous trees are great source of softwood. Their presence in pure stand are a great advantage in commercial forest exploitation. Commercial forest exploitation. इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखिए लंबरिंग, लकड़ी काटने का काम यहाँ पर अच्छा होता है लंबरिंग। Vast reserves of coniferous trees provide the basis for lumbering industry. नेक्स्ट लाइन्स लिखिएगा सॉफ्ट वुड are the base for paper and pulp industry. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा these regions are also source for or also place of fur based industry. ठीक है, हिंदी में लिखिए ठंडा मध्यक्षांशीय महाद्वीपीय मौसम सिर्फ
ठंडा मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय मौसम ब्रैकेट में साइबेरिया प्रकार का मौसम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जहां उच्च अक्षांशों में स्थित महाद्वीप पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत पाए जाते हैं। पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत पाए जाते हैं। साइबेरिया प्रकार के मौसम में सदाबहार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सदाबहार शंकुधारी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा मौसम। इसके अंदर हेडिंग डालिएगा तापमान। साइबेरिया प्रकार के मौसम में शीत ऋतु दीर्घ शीत ऋतु होती है तथा तापमान काफी कम पाया जाता है। कॉमा लघु ग्रीष्म ऋतु होती है। तथा तापमान अधिक नहीं पाया जाता। इन क्षेत्रों में नेक्स्ट लिखिए, इन क्षेत्रों में तेज गति वाली ठंडी पवन प्रवाहित होती है, जिन्हें कनाडा में ब्लिज़र्ड कहा जाता है तथा साइबेरिया में बुरान कहा जाता है। इन पवनों के साथ बर्फ भी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट लिखिएगा वर्षण। यूरेशिया के आंतरिक भाग सागरीय पवनों के प्रभाव से दूर स्थित हैं। जिस कारण से इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक नहीं हो सकती। इन क्षेत्रों में लगभग सभी महीनों में कुछ मात्रा में वर्षा होती है। कुछ मात्रा में वर्षण होती है।
नेक्स्ट लिखिए प्राकृतिक वनस्पति। सदाबहार शंकुधारी वन। सदाबहार शंकुधारी वन से इंग्लिश में लिखिएगा सॉफ्ट वुड का उत्पादन किया जाता है। सॉफ्ट वुड का उत्पादन किया जाता है। एक चीज इंग्लिश में लिखना मैं भूल गया, जहाँ पे मैंने लिखवाया सॉफ्ट वुड, तो वहां पे एग्जांपल लिख लीजिएगा पाइन, फर, स्प्रूस, लार्च। एग्जांपल ऑफ coniferous trees. Example of softwood coniferous trees. Softwood coniferous trees के उदाहरण क्या क्या हैं लिख लीजिएगा। पाइन, फर, स्प्रूस और लार्च। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट था ये, मेरे दिमाग से स्किप हो गया लिखवाते समय। लिख लिया। इसमें लिखिएगा क्योंकि सदाबहार शंकुधारी वनों में एक प्रकार की प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं। एक प्रकार की प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं जिस कारण लकड़ी काटने की आर्थिक क्रिया में लागत कम आती है। शंकुधारी वनों से प्राप्त सॉफ्टवुड, शंकुधारी वनों से प्राप्त सॉफ्टवुड पर आधारित कागज तथा लुगदी उद्योग, कागज तथा लुगदी उद्योग इन क्षेत्रों में विकसित है। साइबेरिया, साइबेरिया क्षेत्रों में फर पर आधारित उद्योग विकसित है। नेक्स्ट लिखिए कूल टेम्परेट ईस्ट मार्जिन क्लाइमेट, लॉरेंशियन क्लाइमेट। कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ब्रैकेट में लॉरेंशियन क्लाइमेट।
कूल टेम्परेट ईस्ट मार्जिन क्लाइमेट, लॉरेंशियन क्लाइमेट। तो ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे लिखना शुरू करते हैं। हो गया ड्रॉ, स्पीड बढ़ गई अब आप लोगों। इट इज एन इंटरमीडिएट क्लाइमेट बिटवीन, इट इज एन इंटरमीडिएट क्लाइमेट बिटवीन ब्रिटिश क्लाइमेट एंड साइबेरियन क्लाइमेट, British climate and Siberian climate. It has features of both maritime and continental climates. It has features of both maritime and continental climate. Laurentian type climate is found only in two regions. Laurentian type climate is found only in two regions. First लिखिए, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इंक्लूडिंग ईस्टर्न कनाडा, कॉमा नॉर्थ ईस्ट यूएसए। सेकेंड लिखिएगा, ईस्टर्न कोस्टलैंड्स ऑफ एशिया, ईस्टर्न कोस्टलैंड्स ऑफ एशिया इंक्लूडिंग ईस्टर्न साइबेरिया, नॉर्थ चाइना, मंचूरिया, कोरिया एंड नॉर्थ जापान। क्लाइमेट लिखिए, इट हैज कोल्ड ड्राई विंटर, वार्म वेट समर। अब इसमें जो लिखिए फिशिंग लिखिए, जो मेन पॉइंट है फिशिंग। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट fishing grounds, particularly on the Grand Bank of Newfoundland. On the Grand Bank of Newfoundland. The reasons for it, its importance are, the reasons for its importance are geographical. Fish feed on minute marine organisms called plankton, which is present in abundance, which is present in abundance only in shallow waters adjacent to land masses where sunlight can penetrate, where sunlight can penetrate. The gently sloping continental shelf are the attractive regions. See, the gently sloping continental shelf are attractive regions. On continental shelf,
raised platforms called banks are located, ठीक है, on continental shelf, raised platforms called banks are located. Banks are favorable for fishing industry, but they causes hindrance to shipping industry. Important banks are Grand Bank, George Bank, Dogger Bank. आगे लिखिएगा, these are the regions, next paragraph लिखिए, these are the regions where warm ocean current and cold ocean current gets mixed up. The mixing of warm and cold ocean current produces fog, mist, and also generates favorable condition for fishing grounds. Example, of the coast of Grand Bank मतलब O double F of Grand Bank and George Bank form Gulf Stream, तो हम डायग्राम से भी समझेंगे, form Gulf Stream and cold Labrador current merges. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान, form Kuroshio current merges with cold Oashio oblique Kuril oblique Okhosh current. ठीक है.